नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षिप्त में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट कब आएगी, इसकी तारीख सामने आ गई है। दूसरी लिस्ट कब आएगी और कौन होगा उम्मीदवार, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही आरजेडी के विधायक ने अपना पीएम कैंडिडेट बता दिया है। उसका नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। कौन है पीएम कैंडिडेट और इसको लेकर हो रही सियासत के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना पर कांग्रेस क्यों शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, इस पर भी बात होगी। शुक्रवार को कर्नाटक बंद के असर और इसको लेकर हो रही राजनीति की भी चर्चा करेंगे। हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह की होने वाली रैली में बीजेपी नेता ही निशाना साध रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दूसरी लिस्ट 3 अक्टूबर के बाद आएगी। 3 अक्टूबर को ही पीएम नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ में रैली है और इसके बाद दूसरी लिस्ट की घोषणा की जा सकती है। इससे पहले 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरी लिस्ट में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। संभावना यह भी है कि मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी अपने बड़े नेताओं को चुनाव में उतार सकती है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सांसदों को भी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। हालांकि गुरुवार को रायपुर में हुई बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने इसके बारे में कुछ खास बताने से इनकार कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीतने योग्य प्रत्याशी देगी और जैसे प्रत्याशियों की सूची घोषित होगी आपको पता चलेगा कि कौन कौन चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। पर हम पूरी मजबूती से चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं और जीतने योग्य प्रत्याशी, जनता का आशीर्वाद जिन्हें मिले, कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले, ऐसे प्रत्याशी हम देंगे और पूरी मजबूती से इस चुनाव के मैदान में जाने वाले। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। तमाम सर्वे में बताया गया है कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में बने रहने की संभावनाएं ज्यादा हैं। बीजेपी ने अपना सीएम फेस भी घोषित नहीं किया है। पार्टी को रमन सिंह का विकल्प अब तक मिल नहीं पाया है। विजय कुमार साय जैसे बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से भी बीजेपी के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं। यही कारण है कि पार्टी को अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारना पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में पीएम कैंडिडेट को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू हुई है। शुक्रवार को आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गठबंधन का पीएम घोषित करने की मांग की है। जब इस बारे में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी का मकसद किसी एक व्यक्ति के ताकतवर उसे बना देना नहीं है, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों को सशक्त बनाना है। भाई वीरेंद्र जो आरजेडी के विधायक हैं और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उस जवाब में उनके क्या कहा गया है, जरा सुनिए। हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है कि विपक्ष सब एक मंच पर पूरे देश का आ गया है। इसकी अगुवाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री दोनों आदमी मिलकर और पूरे देश के विरोधी पक्ष के लोगों को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ में खड़ा किया। तो हमारी व्यक्तिगत राय है कि बिहार का प्रधानमंत्री हो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस लायक हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने का मेरी व्यक्तिगत राय है, बनाया जाए। सर, अलायंस को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहा है कि अब पटना से ये मांग आ रही है कि इस बार प्रधानमंत्री बिहार से होना चाहिए। आरजेडी की तरफ से ये मांग आ रही है। आप लोगों ने तय अभी नहीं किया है इंडिया अलायंस में, लेकिन अलग अलग जगह से इस तरह की मांग आ रही है। देखिए, हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। इंडिया गठबंधन में पीएम पद के कई दावेदार हैं। अब तक कम से कम 5 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव का नाम शामिल है। गठबंधन के बड़े नेता कई बार कह चुके हैं कि पहले सीट शेयरिंग पर बात हो जाए, पीएम पद का फैसला चुनाव के बाद किया जाएगा। बावजूद इसके पीएम कैंडिडेट को लेकर हर दिन कोई न कोई नया बयान सामने आ ही जाता है और ये आगे चलकर भी गठबंधन के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है।
उज्जैन में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर एमपी की सियासत गर्मा चुकी है। दुष्कर्म के आरोपी को सख्त सजा देने के सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद भी कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस इसके लिए सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला दुष्कर्म पीड़िता से मिले हैं। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं। बात बात पर बोलने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की हीरोइनों के कपड़े उन्हें नजर आ जाते हैं, लेकिन रेप पीड़िता की चीत्कार से उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। सुनाते हैं आपको कि रणदीप सुरजेवाला ने और क्या कहकर निशाना साधा है। महाकाल में 12 वर्ष की अबोध बालिका से जो बलात्कार हुआ, उस पर शिवराज सिंह चौहान जी आप चुप क्यों हैं? शिवराज सिंह चौहान चुप्पी क्यों साधे हैं? मुख्यमंत्री जो बात बात पर लगातार बोलते हैं, वो 12 वर्ष की अबोध बालिका की चित्कार क्या आपको सुनाई नहीं देती? चुनावी मौसम में दुष्कर्म कांड से लेकर कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इसे वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वैसे भी एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है और इसीलिए चुनाव के दौरान भी वो इस मुद्दे को बीजेपी के खिलाफ पेश करके शिवराज के भैया और मामा वाली छवि पर चोट करने की कोशिश करेगी। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के विरोध में कर्नाटक में आज राज्यव्यापी बंद रहा है। इस बंद को कन्नड़ संगठनों के एक प्रमुख संगठन कन्नड़ ओकूटा की ओर से बुलाया गया था और राज्य में बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। शुक्रवार को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली कम से कम 44 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया। बंद को बेंगलुरु और राज्य के दक्षिणी इलाकों में जबरदस्त समर्थन मिला। बेंगलुरु शहर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, रामनगर और हसन जिलों में स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था और पुलिस ने सैकड़ों बंद समर्थकों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो जेडीएस और बीजेपी ने राज्य सरकार पर लोगों के हितों को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सुनाते हैं आपको कि तेजस्वी सूर्या ने क्या कहा इस पर। This is a very grim reality that needs to be presented before the Kaveri Water Management Authority. The state government, however, instead of effectively doing this job, effectively working towards a solution for this problem, is indulging in politicking and trying to shift political goalposts and is not taking care of the interests of the state. तो कावेरी जल विवाद से दोनों ही राज्यों के लाखों किसान प्रभावित हैं। इसीलिए बीजेपी और जेडीएस राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दोनों ही राज्यों के बीच का विवाद विपक्षी दलों के नए बने इंडिया गठबंधन पर भी असर डाल सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस का गठबंधन सरकार है। डीएमके और कांग्रेस दोनों ही इंडिया का हिस्सा है। कांग्रेस कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है क्योंकि दोनों ही राज्यों के लाखों किसान कावेरी के पानी पर आश्रित हैं। मामले ने तूल पकड़ा है तो अगले लोकसभा चुनाव में उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। उधर हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह के बयान पर उनकी अपनी ही पार्टी के नेता ने कटाक्ष किया है। मनोहर लाल खट्टर सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि बृजेंद्र सिंह को अपनी बात बीजेपी नेतृत्व के सामने रखनी चाहिए। दलाल ने बृजेंद्र सिंह के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह पर निशाना साधा है। जेपी दलाल ने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया, बेटे को सांसद और पत्नी को विधायक भी बीजेपी ने ही बनाया है। वो अक्टूबर में जो रैली कर रहे हैं वो गैर राजनीतिक रैली है, उसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। सुनिए जेपी दलाल ने और क्या कहा। उनकी ज़्यादा अपेक्षाएं रही हो, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया, तो बीजेपी ने उनको उतना दिया है जो उनके पिछले कैरियर में नहीं मिला। लेकिन आशाएं, अपेक्षाएं रखना, आकांक्षाएं रखना सबको हक है, ज़्यादा होगी। उनके बेटे बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि यदि जल्दी ही बीजेपी ने जेजेपी को नहीं छोड़ा तो आने वाले समय में बीजेपी को ही नुकसान होगा, जल्दी से जेजेपी को छोड़ देना चाहिए। नहीं, वो हमारे जो है सेंट्रल हाईकमांड का काम है, केंद्रीय नेतृत्व का काम है, क्या फैसला लेते हैं और उनको कोई विचार अपने बताने हैं तो वहाँ पर बताएं।
चौधरी बीरेंद्र सिंह की रैली सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गई है। उनकी ये रैली बिना बीजेपी के ही हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पार्टी लाइन से अलग हटकर रैली को सफल बनाने के लिए सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह और परिवार के अन्य लोगों के साथ एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। अब ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बीरेंद्र सिंह कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से उनका असंतोष छुपा हुआ नहीं है। अब कुछ दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले अगस्त महीने में बीएसपी ने 7 प्रत्याशियों की अपनी पहली लिस्ट को जारी किया था। इसमें ज्यादातर सीटें उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी हुई थीं। पहली लिस्ट की ही तरह दूसरी लिस्ट में भी बीएसपी ने जातिगत समीकरण पर फोकस रखा है। दूसरी लिस्ट में जिन सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है उनमें बुंदेलखंड की 2 सीटें, चंबल की 1, मध्य भारत की 2, मालवा निमाड़ की 2 हैं और विंध्य और महाकौशल की 1-1 सीट शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा में दमोह जिले के पथरिया का प्रतिनिधित्व करने वाली बीएसपी की एकमात्र मौजूदा विधायक रामबाई परिहार का नाम न तो पहली लिस्ट में था और न ही दूसरी सूची में उनका नाम शामिल है। तो राजस्थान में गुटबाजी से परेशान बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। विधानसभा चुनावों से पहले कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी में वापसी की है। इसमें पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, श्रवण चौधरी, भागचंद सैनी और बीएल रणवा शामिल हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनावों से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना न भूलें चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।